का बेतुका बयान। हाँ, हम हैं गांधी नेहरू खानदान के गुलाम। हाँ, हम हैं गुलाम। संयम लोढ़ा बोले, जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक गुलामी करेंगे, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे। संयम लोढ़ा ने कहा, देश का निर्माण गांधी नेहरू खानदान ने किया है, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू खानदान ने किया है। राजेंद्र राठौड़ का तंज, गुलामों की नई संस्कृति आई है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है। गुलामी, आपको बधाई हो गुलामी के लिए। राजेंद्र राठौड़ बोले, गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता। गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता, इन्होंने माना कि कालीचरण सराफ का लोढ़ा पर व्यंग्य, फिर भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। हाथ में कितने गुलाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस द्वारा राष्ट्र निर्माण में नेहरू गांधी खानदान के योगदान का महिमा मंडन नई बात है, न भाजपा द्वारा आज़ादी के बाद चूकों और ऐतिहासिक भूलों के आरोप लगाया जाना। इसलिए न भाजपा का बार बार ये कहकर कांग्रेस को उकसाना चौंकाता है कि कांग्रेस एक परिवार के गुलाम है, और न संयम लोढ़ा का ये कह जाना कि हम नेहरू के गुलाम हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई इतिहास लिखते वक्त झूठे महिमा मंडन हुए हैं, या फिर अब गलत दावों के साथ महिमा गिराने की कोशिशें हो रही हैं। और उससे ज़्यादा ये सवाल है कि हमारे अतीत से भी उपलब्धियों के नाम पर या कमी खामियों के नाम पर वोट निचोड़े जाने की कोशिशें कितनी कामयाब हो रही हैं। क्या आम आदमी वाकई उसके आज के हाल से परे जाकर ये जानने में दिलचस्पी रखता होगा कि आज से 60-70 साल पहले क्या हुआ था, या उस वक्त अगर ऐसा हो जाता तो बेहतर हो सकता था, या यूँ कि अच्छा हुआ कि उस वक्त लोगों ने ऐसा कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तय है कि सियासत की इबारत में गड़े मुर्दे भी रंग भरते हैं। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात करेंगे, इन सवालों के जरिए कि सियासत में कांग्रेस की गांधी नेहरू और गुलाम का क्लाइमैक्स क्या। नेहरू के योगदान पर बार बार सवाल कि सियासत क्या कहती है। और कांग्रेस के इतिहास को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश के आरोप कितने सही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल साहब हमारे साथ हैं, रामलाल शर्मा जी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेघवाल साहब, आपके और रामलाल जी की ओपनिंग रिमार्क्स ले लूँ, उसके बाद बहस पर आगे बढ़ाऊँ। मेघवाल साहब बोलें। देखिए जेपी शर्मा जी, जिस तरीके से मतलब गांधी नेहरू के इस देश के नवनिर्माण में या उसके पहले आज़ादी के आंदोलन को लेकर या देश को आज़ाद कराने में के योगदान को लेकर कमतर आंकने का जो एक फैशन चला है 2014 के बाद से, लगातार जिस तरीके से एक परंपरा सी बन गई है कि जिस तरीके से उनको झूठ के द्वारा या नफरत के द्वारा या किस तरीके के मतलब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से बदनाम करने की साजिशें की जा रही है, या किसी तरीके से कोई डिबेट चल रही है तो उसमें प्रवोक करके इस तरीके से उनके नाम को बीच में घसीटना, तो ये तमाम बातें हैं जिनका, और आपने देखा होगा कि इस देश की आज़ादी से लेकर और उसके बाद में, जैसे पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद में जो उन्होंने एक पूरा का पूरा इस देश के लिए एक जो योजना एक प्रारूपकार के रूप में जो प्रस्तुत की, उसके बाद में चाहे इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल हो, चाहे राजीव गांधी जी का कार्यकाल हो, और उसके बाद में चाहे यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकारें चली, उन्होंने जो जो अच्छी काम किए, और उसके बाद में इन्होंने जो पिछले 8 साल के अंदर जो एक अंधभक्तों की एक ऐसी प्रजाति विकसित की जो पूरी तरीके से तमाम विफलताओं को भी अपनी सफलता की तरीके से बुनाती है, और पुरानी सरकारों की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को बहुत ही गलत तरीके से या उनको इस तरीके से पेश करती है, जिसका कि कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती है, और उसके लिए इनको लगातार करी। फिर आज का जो वाकया है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जिस तरीके से, आपको पता होगा कि पिछली वसुंधरा जी की भाजपा सरकार थी, उसके अंदर विधि द्वारा विधानसभा द्वारा पारित और प्रस्तावित और पूरी तरीके से जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, चाहे
मतलब हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय हो, उन विश्वविद्यालयों को बंद किया जो कि विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव लाकर पारित किए गए थे, और उनको बंद किया। और इस बाद में कांग्रेस जब वापस आई 2018 के अंदर, उन विश्वविद्यालयों को पुनर्स्थापित किया, और उनके ऊपर जब डिबेट चल रही थी, तो ये देखिए आप, ये एक कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि किसी मतलब सरकार ने विश्वविद्यालय बंद किए हो, इन्होंने बंद किए। और आज उसी विश्वविद्यालय पे जब चर्चा चल रही थी तो इन्होंने इस तरीके की उस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की, जिसका कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और ये विश्वविद्यालय बंद करने वाले लोग हैं, हम विश्वविद्यालय खोलने वाले लोग हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत। ठीक है रामलाल जी, आज भी आपने केवल बहस को डिरेल करने के लिए ऐसा किया, और आप अक्सर ऐसा करते हैं, ये करें मेघवाल साहब। बोलिए रामलाल जी। देखिए जेपी शर्मा जी, मैंने पूरी बात राजेंद्र जी की पूरी धैर्य के साथ सुनी है, हाँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजेंद्र मेरी बात को पूरी हाँ बिल्कुल सुनेंगे, मैं आश्वस्त करता हूँ आपको उनकी तरफ से। बोलिए। आजाद होने के बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के अंदर लागू हुई। पार्टियों से भी अपेक्षा की गई कि उन पार्टियों के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र रहे, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए है, कांग्रेस के लिए, करने के लिए नहीं है। आजादी के बाद नेहरू जी की जैसा वो चाहते थे वैसी सत्ता का संचालन करने का काम किया। नेहरू जी के बाद में इंदिरा ने किया, इंदिरा जी के बाद में राजीव गांधी जी ने किया, और वर्तमान में सोनिया गांधी जी इस समय अपनी कांग्रेस पार्टी के निर्णयों को थोपने का काम कर रही है। आंतरिक लोकतंत्र के आधार के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर आंतरिक लोकतंत्र होता तो आज देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन समय के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, क्योंकि उनके पक्ष में कोई भी नहीं था। लेकिन ये आंतरिक लोकतंत्र को मानते नहीं। अब आ जाइए कि मुद्दे की बात, हम इतिहास के पन्नों से हम सीख लेते हैं, और इतिहास के पन्नों में अगर गलत कार्य किया है उसको क्यों नहीं इंकित करेंगे। हम इमरजेंसी के ऊपर ढोल बजा के स्वागत करें कि आपने इमरजेंसी लागू करके अच्छा काम किया था। 84 के अंदर दंगों के अंदर लाहौलवान करने वाले देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो वो अच्छा काम था, उसका गुणगान करें हम आपके लिए। आप जिस तरीके से आपकी पार्टी चल रही है, और फिर आज विधानसभा के अंदर बड़ी खुशी की बात है, आपने कहा कि अंबेडकर विश्वविद्यालय और हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालय बंद करने का काम नहीं किया, हमने दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर मर्ज करने का काम किया था। अब मैं आपसे पूछता हूं राजेंद्र जी, आपके इन दोनों विश्वविद्यालयों के अंदर क्या है? हमने तो करोड़ों रुपए लगाकर और बाबा साहब अंबेडकर की पीठ जमरामगढ़ के अंदर स्थापित करने का काम किया था। कितने स्टूडेंट है आपके? कितने स्टूडेंट है बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंदर? 52 स्टूडेंट है। आपकी पत्रकारिता में कितने हैं? 66 स्टूडेंट है। 66 स्टूडेंट तो एक क्लास के एक सेक्शन के अंदर होते हैं 66 स्टूडेंट को, और आप उसको नाम दे रहे हो विश्वविद्यालय का। दिखावा कुछ करते हो, काम कुछ नहीं करते। अगर आपकी जिज्ञासा है कि देश के प्रदेश के अंदर पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर अच्छा काम होना चाहिए, अच्छे लोग तैयार होने चाहिए, अच्छे लोग शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, तो आपको उसके लिए बजट का प्रबंधन करना चाहिए। आपका विश्वविद्यालय चाहे बाबा साहब अंबेडकर का हो और चाहे हरदेव जोशी जी के पत्रकारिता को, एक एक कमरे के अंदर चल। अब रही बात संयम लोढ़ा जी की, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना पक्ष रखने का काम करेगी, और इन्हीं के संयम लोढ़ा जो इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस के सिंबल के ऊपर जीत के आए हुए नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जरूर है, उन्होंने कहा कि हाँ है, हम नेहरू और गांधी खानदान के गुलाम है, और उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक कतरे कतरे का नेहरू और गांधी के गुलाम रहेंगे। तो भैया देश को आजाद हुए तो 70 साल से अधिक टाइम हो गया, अब भी आप गुलामी की मानसिकता लेकर क्यों जिंदगी जीवन यापन करने का काम कर रहे हो? अब तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, अपने निर्णय लेने की आजादी सबको है। आप इस लोकतंत्र व्यवस्था में या तो चलोगे, तो इस समय वास्तविकता यह है कि जो चीजें सही है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो चीजें गलत है उनका विरोध भी करना चाहिए। अब गुलामी के आधार के ऊपर आप चलोगे तो भैया आपका कर सकते। ठीक है रामलाल जी। मेघवाल साहब, अब थोड़ा सा इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कि कश्मीर फाइल्स को लेकर के विवाद, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आपके ऊपर लगने वाले बार बार जो आरोप हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव में, छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़े चुनाव तक, हमेशा परिवारवाद का, वंशवाद का लेकर सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पर रहता है। उसके रोशनी में अगर देखें तो आपके पार्टी के तकनीकी तौर पर ना सही संयम लोढ़ा आपके पार्टी के सदस्य, लेकिन व्यावहारिक तौर पर वो कितने कांग्रेसी हैं सब जानते हैं। उनका ये कहना कि हाँ हम गुलाम हैं, ये क्या भाजपा को इतना बड़ा सुविधा नहीं देता क्या कि वो आपके ऊपर वंशवाद के और परिवारवाद के आरोप इस तथ्य के साथ लगाएंगे? देखिए आप तो सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम गुलाम हैं। मेघवाल साहब। जेपी शर्मा जी, मैंने जैसा रामलाल शर्मा जी का पूरा सुना, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं, तो मैं पहले तो उनके आंतरिक लोकतंत्र वाली बात पे जवाब दे दूं। आंतरिक लोकतंत्र की ये बात करते हैं, लेकिन इस देश के अंदर भाजपा को 330
303 सांसद जिताकर दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के अंदर या किसी भी इनकी सांसदों की मीटिंग के अंदर किसी सांसद को बोलने दिया जाता है। दूसरा मैं बता दूं आपको कि कोई भी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कोई कैबिनेट मंत्री का कोई डिसीजन मैंने सुना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग डिसीजन करते हैं और वही चीज हो जाते हैं। तो लोकतंत्र की बात कम से कम इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री हैं कोई मिस्टर सुरेश भारद्वाज जी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी तो शिव का अवतार है। अरे भाई क्या है, मतलब भगवान शिव जो कि मतलब नीलकंठ जिन्होंने पूरा का पूरा विष पी लिया इस पूरे विश्व को बचाने के लिए, और उनके बारे में जिस तरीके से उनको जिस तरीके से मतलब वो किया, और अभी हाल ही में भी ज्ञानचंद पारक जो पाली से विधायक है वो भी बोल रहे कि भगवान शिव है। अरे भाई क्या मतलब, ऐसे कैसे हिंदू हैं आप कि मतलब एक अदना से आदमी को भगवान शिव के बारे में तुलना कर रहे हैं। अरे भाई आपको देखिए, आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनके जो आस्था है उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए भगवान शिव की नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आप भगवान शिव को क्या मानते हैं। क्या मोदी जी और भगवान शिव की तुलना सही है? आप मुझे इस बात का बता दीजिए, आप भी एक हिंदू हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, आप मुझे बता दीजिए क्या कोई आदमी भगवान शिव की बराबरी कर सकता है? जिस आदमी के बारे में इतना कुछ है, आज आलोचना करने के लिए हम यहां नहीं बैठे। अब चलिए मैं महेश जी को भी शामिल करूंगा। रामलाल जी, लेकिन जिस तरीके से एक बात करेंगे, राजेंद्र मेघवाल साहब कह रहे हैं मेघवाल जी कि भक्त होने से तो गुलाम होना बेहतर है। व्यक्ति को अगर आप भगवान मानकर पूज रहे हैं और भगवान ही होने का दावा कर रहे हैं तो उससे बेहतर है गुलाम होना। रामलाल जी देखिए जेपी शर्मा जी, व्यक्तिगत विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी मोदी जी ने यह नहीं कहा कि मेरे को देवता के रूप में पूजो। मोदी जी ने कहा कि मैं सेवक हूं और सेवक की बात ही काम करता हूं। और नेहरू जी ने कहा था क्या कि मेरे गुलाम बन जाओ? खंडन भी तो नहीं किया। लोकसभा के अंदर पहली बार उन्होंने कहा था कि समय के जिनकी भी सरकारें रही है उन्होंने अपने विवेक के आधार के और अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार के ऊपर अच्छा काम किया होगा, देश का विकास किया होगा। उन्होंने कभी आलोचना इस आधार के ऊपर नहीं की कि पूर्ववर्ती लोगों ने ये की, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के निमित्त निर्णय किए, निर्णयों की आलोचना तो होगी, क्या निर्णय सही है क्या गलत है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत ठीक होती, कांग्रेस पार्टी का विचार ठीक होता, कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी स्वतंत्र होता, कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी की कहने की हिम्मत होती, तो कांग्रेस की ये दुर्दशा थोड़ी होती। आप तो सिद्धांत आप कहते हैं इधर लोकतंत्र नहीं है, ये कहते हैं आपकी तरफ लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस लगातार ये आरोप ही लगाती है कि साहब 2 आदमियों की सरकार है, पूरे देश को 2 ही आदमी चला रहे हैं, कैबिनेट को तो खाली हाँ बिल्कुल सही बहुत बढ़िया इतना ही बोलना होता है। तो वरुण पुरोहित जी, एक मिनट रामलाल जी, तो वरुण पुरोहित जी, क्या कांग्रेस में ये स्थितियां नहीं रही क्या? इंदिरा गांधी के दौर में क्या ये जुमला प्रसिद्ध नहीं था क्या कि माखनलाल फोतेदार हंसे तो मुख्यमंत्री फंसे? अगर वो हंस गए तो समझ आया जाता था कि ये मुख्यमंत्री जी गए, जो अंदर गए मुख्यमंत्री हैं, बाहर आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वरुण जी। जेपी शर्मा जी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन संयम लोढ़ा ने जो वक्तव्य दिया उनका आशय संदर्भ क्या था? गुलाम शब्द का उपयोग किया। हर आदमी की अपनी वोकैबुलरी होती है, ये भक्त का शब्द का प्रयोग करते हैं, गुलाम शब्द का प्रयोग किया। लेकिन व्यक्तिगत आदमी की देखिए भावनात्मक और रूप से जुड़ाव होता है और प्रतिबद्धता होती है किसी के प्रति। अब ये मोदी जी को हर हर महादेव से जोड़ते हैं तो वो कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन अब जोड़ते हैं ना इनके उनको भगवान का रूप देख रहे हैं, तो इनकी व्यक्तिगत बात है, उसमें किसी की मानसिकता को ओवरलैप दूसरा आदमी कैसे कर सकता है? अब आप जो प्रश्न कह रहे हो, इंदिरा गांधी जी के टाइम ऐसा हो गया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा मोहन दारिया वगैरह ने दिया था, वही आज ये कर रहे हैं। ये तो मोदी और इज इंडिया से आगे बढ़ गए, मोदी इज भगवान, मोदी शिव जी करने लगे, तो ये भी वही रूप है। आज की जो वर्तमान स्थिति कांग्रेस पार्टी की है 8 साल से, और जो भारतीय जनता पार्टी की, दोनों इक्वल है स्टेटस पे। कांग्रेस तो 8 साल से मोदी करके वो जुमले फेंकते हैं, उनके पीछे भाग रही है, उसका संगठन खुद का अपना स्ट्रांग करना नहीं चाह रही है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी अडवाणी जी का युग था वो तो समाप्त कर दी, दिन भर कांग्रेस को और गांधी परिवार को कोसते रहते हैं। एक्चुअली में क्या है, जेपी शर्मा जी आप मुझसे ज्यादा जानते हो, 77 में जब ये लोग हारे चुनाव, इंदिरा जी की बात आपने की इसलिए मैं कह रहा हूं, जब से बार बार ये सरकारें चला नहीं पाए, चाहे इंदिरा जी आई, फिर चाहे सोनिया जी आई, नरसिंह राव जी आए, जो भी है, तो इनको एक बोधग्रस्त है एक किसी विचार से कि कैसे भी गांधी परिवार को हम नष्ट कर दें तो हम राज में रह सकते हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि 8 साल से आप सत्ता में हो, आपको कांग्रेस का दुख क्यों मनाना है? अभी रामलाल जी कह रहे थे, वरिष्ठ सदस्य हैं विधानसभा के, बार बार कांग्रेस की कमजोरी से परेशान हो रहे। भाई कांग्रेस मजबूत होती तो आप सदन में नहीं होते। मुझे नहीं लगता वरुण जी, आपको तो मुझे लगता है ना किसी और आदमी को लगता होगा कि भाजपा ये चाहेगी कि गांधी परिवार का नेतृत्व खत्म हो जाए और उनके हाथ से इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा चला जाए। महेश शर्मा जी,
थोड़ा सा आप देरी से जुड़े हैं, मुझे ये समझाइए कि ये पॉलिटिक्स रह रहकर रेट्रो थीम पर क्यों चली जाती है, फ्लैशबैक में राजनीति क्यों चली जाती है, इसका हासिल क्या है? नहीं, जब आप मुद्दों की राजनीति की बात करते हैं और चुनाव हो चाहे कैसे भी हो, तो वो मुद्दे तो गौण हो जाते। एक तरह से ये गुलाम बनाना, परिवार के पीछे परिवारवाद वगैरह, ये सारा जो जिस तरह के चल रहे हैं, या किसी भी मुद्दे पे लेकर के ये बातें करते हैं, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि ये सिर्फ क्या करता है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। एक्चुअल में जो जिस संदर्भ में ये बात कही गई है, इसमें तो ये मानना पड़ेगा कि आज गांधी परिवार और नेहरू परिवार को माइनस करते हैं, तो आधुनिक जितनी राजनीति है आजाद भारत की, उसमें कांग्रेस का और नेहरू और अब राजभवन उन्होंने तो जो भी अब जैसा भी जहाँ पे भी होता है, कांग्रेस एक बार विघटन की स्थिति में पहुंच गई थी। उस दौरान भी मतलब जो इस परिवार ने इसको संभाला, और दूसरी बात में जब आपके केसरी जब अध्यक्ष बने थे, उस दौरान भी कांग्रेस की जैसी हालत हुई है, उसको भी इस परिवार ने वापस से इसको संभाला और वापस एक यूपीए गवर्नमेंट ने 10 साल शासन किया है। इस चीज को देखना चाहिए। अब जैसे अब कहा जाता है कि जब तक मतलब क्या कहते हैं जो चाहे वो मतलब टिकट हो, चाहे वहां के जितने भी मतलब क्या कहते हैं नीतिगत जो भी फैसले लेने होते हैं, गांधी परिवार का मतलब निश्चित रूप से कोई भी यहाँ का मुख्यमंत्री हो, किसी भी स्टेट का मंत्री हो, वो अपने सलाह लेता है, वो अपने सुझाव देता है और वो उनके हिसाब से नीति निर्देशन, क्योंकि कांग्रेस की नीति रीति वही तय करता परिवार। आज भी मतलब क्या कहते हैं जिस तरह से जो बैठक हुई है और जिसमें G23 के जितने भी जो नेता हैं वो भी यही मानते हैं कि मतलब हम इनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, लेकिन अंततः आप विरोध क्या करना चाह रहे हैं? तो स्वयं कांग्रेस के नेता आज स्पष्ट नहीं है कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं नेतृत्व से या स्वयं नेतृत्व ठीक अपने हाथ पे लेना चाहते हैं। ठीक है सर। बेगवाल साहब, आपने अभी जब शुरुआत की अपनी बात की और आपने कहा कि भाजपा ने लोगों को बरगलाकर अंधभक्त ऐसे कर दिए हैं देश में। अब अंधभक्तों की तादाद तो इतनी है कि 2014 के बाद 2019 में जिता देते हैं कांग्रेस को, अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए उसमें भी भाजपा को। तो फिर आपका ये तर्क कहाँ काम करता है साहब कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो हम 47 से 77 तक लगातार कैसे बने रहते? उस वक्त के लोग जिन्होंने आपको वोट किया, अगर आज जो लोग वोट करके मेजोरिटी में सरकार को ला रहे हैं वो अंधभक्त हैं, तो वो फिर अंधभक्त क्यों नहीं थे उस वक्त? ये तर्क कैसे काम करता है फिर वहाँ? जेपी शर्मा जी, देखिए 2014 से पहले तक जितने भी चुनाव होते थे या होते थे उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई इश्यूज रहते थे और जनता इश्यूज पे वोट देती थी। 2014 के बाद में जिस तरीके से इन्होंने एक देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया भ्रष्टाचार को लेकर या और उस भ्रष्टाचार के मामले में जितने भी लोगों को किसी को भी ये न तो सजा दिला पाए न उनके ऊपर आरोप साबित कर पाए सीबीआई के अंदर, और इन्होंने कंडीशनल माफी भी मांगी। सीएजी जो कि विनोद राय थे, मतलब उन्होंने कंडीशनल माफी मांगी कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत कहा था। और फिर इतना समय थोड़ा कम है, अपन तो इस मोटी बात को पकड़ लेते हैं। इस मोटी बात को एक मिनट बेगवाल साहब, आपने जो बात कही एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इस पर बार बार बहस होती रहती है कि मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं हो रहे। मुद्दों के ऊपर चुनाव, तो साहब मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं हो रहे और अगर फिर जीत भाजपा की हो रही है तो या तो नाकामी है विपक्ष की जो लोगों को ये समझा नहीं पा रहा कि ये मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं है, आप लोग भरमाए जा रहे हैं, या फिर ये लोगों की गलती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। शर्मा जी, इसमें मैं बता दूं आपको कि हमारा लोकतंत्र एक कलेक्टिव लोकतंत्र है जिसके अंदर सभी तरीके के संस्थान इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उसमें राजनीतिक दल है, चाहे सामाजिक संगठन है, चाहे धार्मिक संगठन है, चाहे आपके मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे संवैधानिक संस्थान है, चाहे मीडिया है, चाहे जुडिशरी है, चाहे तमाम तरीके। जिस तरीके से मतलब आपने देखा होगा कि 14 के बाद से जिस तरीके से संस्थान मतलब इंस्टीट्यूशंस पर जिस तरीके से कब्जा किया गया, और फिर मैं यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस में बताना चाहता हूँ कि इनका दोगला चरित्र हर जगह जाहिर होता है कि एक तरफ ये भगवान राम की बात करते हैं, मुंह में राम और बगल में नाथूराम, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं और विदेश में जाते कहते हैं कि मैं गांधी और नेहरू के देश से आया हूं। तो इतना दोगला चरित्र किस लिए भाई? आप इस चीज को देखिए ना कि भाई आप अंधभक्ति की पराकाष्ठा कर रहे हैं और देश के अंदर जिस तरीके का भी नैरेटिव आपने सेट किया है वो नैरेटिव वास्तव में विध्वंसकारी है। कश्मीर फाइल्स, तुष्टीकरण के आरोप, ये सारी चीजें और चुनाव, ये अलग अलग नहीं होते। इन सब के आखिर में जाकर के चुनाव शब्द आता है। ये आरोप आपके ऊपर बार बार लगते हैं
कि ये सारी चीज़ें तब याद आती हैं और थोड़ी ज़्यादा याद आती हैं, शिद्दत के साथ याद आती हैं, याद दिलाई जाती हैं जब कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। अब पृष्ठभूमि तैयार हो रही है अगले साल के राजस्थान के और उसके बाद में लोकसभा के। जेपी शर्मा जी, मैं राजेंद्र जी ने कहा कि मुद्दों के आधार के ऊपर पहले मतदान होता था, आजकल मुद्दों के आधार के ऊपर मतदान नहीं होता। आपने तो मुद्दा किसान आंदोलन का भी बनाने का काम किया, आपने तो मुद्दा लखीमपुर खीरी का बनाने का काम किया, आपने तो मुद्दा यूपी के अंदर कानून व्यवस्था का भी बनाने का काम किया, आपने मुद्दा पंजाब के अंदर किसान आंदोलन को उद्दीलित करने का आरोप, सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं। उसके बाद आपकी कांग्रेस सरकार भी चलेगी पंजाब से। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर भी कितने मुद्दे बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। वो इसलिए विश्वास नहीं किया कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के ऊपर लड़ाई लड़ते हो और राजस्थान के अंदर कोई घटना घटती हो तो आप चुप हो जाते हो। दोगला चरित्र क्यों? इसलिए जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती है। चरित्र आपको एक रखना पड़ेगा, जो राजस्थान के अंदर चरित्र है वैसा ही चरित्र यूपी में रहेगा, वैसे पंजाब में रहेगा, वैसे हरियाणा में रहेगा। और जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है। आप कभी ईवीएम के ऊपर रिपोर्टिंग का काम करते हो, कभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर। कमला जी, हो गया समय, लेकिन मेघवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिएगा, मैं समय खत्म हो गया। मेघवाल साहब देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि जिस तरीके से 2014 के बाद से जिस तरीके से मतलब नफरत की या एक व्यक्ति विशेष को या एक मतलब परिवार विशेष को जिस तरीके से कलंकित करने की कोशिश की जा रही है, उनके बारे में जो किया जा रहा है वो वास्तव में है। जबकि उन लोगों का इस देश के नवनिर्माण में, चाहे आज़ादी के आंदोलन हो, उसमें तमाम तरीके से पूरी दुनिया उनको स्टेट्समैन मानती है। उनको लेकर जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है और बार बार प्रवोक किया जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी को सच से महरूम रखा जा रहा है, झूठ के द्वारा जो सियासत की जा रही है उसकी कांग्रेस पार्टी सदैव जेपी शर्मा जी, गांधी परिवार से भी है ना, गांधी परिवार समाज से भी है ना। मुझे एक फोटो बता दो सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी जी की, जो गरीब आदमी को कोविड के दौरान अनाज देते हुए या सहायता करते हुए या आर्थिक सहयोग करते हुए। एक फोटो। रामलाल जी, आपको इंटरनेट ढूंढने की जरूरत है। मैं आपके नंबर पे राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के सबके फोटो भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा मैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। समय बल्कि ज्यादा ही हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।